शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात ईडी की कार्रवाई को लेकर करेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं और सवाल बड़ा ये है कि आखिरकार ईडी की कार्रवाई हुई क्यों। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये भी एक षड्यंत्र था उपचुनावों से पहले, जो कि ईडी की कार्रवाई जिला हमीरपुर में और विशेष तौर से यहाँ नदौन में करवाई गई। तो आखिरकार वजह क्या रही है और जांच के बाद क्या कुछ पता चला है और विपक्ष की ओर से अब इसमें क्या रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि 2 पूर्व मंत्रियों की ओर से मोर्चा खोल दिया गया है सरकार के खिलाफ। तो ये पूरा मामला बिल्कुल विस्तृत रूप से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि पहले ये दिल्ली गए थे, शिष्टाचार भेंट भी इन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों से की और उसके बाद आज ये राजभवन पहुंचे थे। कई तरह के मायने फिलहाल इनके इस भेंट के भी निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार लगातार यहाँ शिष्टाचार भेंट अभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर क्यों कर रहे हैं। उपचुनावों का क्योंकि देखिए दौर है, आज वोटिंग भी हुई है, कहाँ कहाँ कितनी % वोटिंग रही है। 3 क्योंकि उपचुनाव ये किए गए हैं, तो तीनों ही क्षेत्रों में क्या वोटिंग % रही है, जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और कैबिनेट में नया क्या इस बार होने वाला है, ये भी अपडेट देंगे। हालांकि पिछले कल हमने आपको बारीकी से ये जानकारी दे दी है कि 12 जुलाई को जो कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है, इसमें कौन कौन से एजेंडाज रहने वाले हैं, जिन्हें लेकर प्रस्ताव तैयार हो चुका है और विभागों की ओर से भेजा भी गया है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 नई अपडेट्स आज भी सामने आई हैं, तो ये भी कैबिनेट से जुड़ी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 13 जुलाई से मानसून धीमा पड़ सकता है, लेकिन इससे पहले 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश के आसार जताए गए हैं और इस बीच सावधान रहने के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। इसी बीच किरतपुर नेरचौक 4 लेन बंद हो गया है। ये अलसू बरमाणा सड़क को NHAI की ओर से 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। 10 जुलाई से 17 जुलाई तक ये बंद रहेगी, क्योंकि NHAI की ओर से सतलुज पुल की जांच की जानी है, जिसे लेकर जिला उपायुक्त से भी इन्होंने मंजूरी ले ली है। और साथ ही साथ चालकों को ये कहा है कि ये पुराने NH वाया कांगू सलापड़ होकर बरमाणा पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी हफ्ते भर ये जो 4 लेन है, ये अलसू बरमाणा सड़क अब इसमें बंद रहने वाली है। किरतपुर नेरचौक 4 लेन से जुड़ी ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। तो 1 सप्ताह के लिए बंद हो चुका है और NHAI के इंजीनियर की ओर से भी अपडेट दी गई है। महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। गगरेट की ओर ये दंपति जा रहे थे, पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसी बीच गगरेट पहुंचने से पहले बीच सड़क पर गाय सामने आ गई और विपरीत दिशा से गाड़ी आ रही थी। गाड़ी अनियंत्रित होकर 7 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जो चालक सवार था गाड़ी में घायल हो गया था, गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन जो बीच सड़क पर गाय थी उसकी मौत हो गई, क्योंकि इस तरफ से बाइक आ रही थी, यहाँ से गाड़ी आ रही थी दूसरी लोकेशन से, और बीच में गाय भी फंस गई थी, जिस वजह से गाय की भी मौत हो गई। और जो दंपति में महिला थी उसकी भी मौत होने का मामला सामने आया है। हालांकि जो महिला के पति हैं उन्हें भी अस्पताल पहुंचा दिया गया है, ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो दर्दनाक हादसा पेश आया है गगरेट वाली सड़क पर, ये हम बताना चाहेंगे। और जैसा कि एक चीज़, ये पंजाब के रहने वाले दंपति बताए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बड़ा सवाल किया है ईडी की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि अब यहाँ राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। अभी देखिए, ठीक 1 हफ्ता पहले जिला हमीरपुर में और नदौन में कुछ एक कारोबारियों पर जांच बिठाई गई थी और लगातार 24 से 48 घंटे के भीतर भी यहाँ जांच की गई है ईडी की ओर से भी और आयकर विभाग की ओर से भी। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम्स पहुंची थी और उसके बाद फिर ईडी की टीम भी आई। दिल्ली से ये टीम्स आई थी। इन्होंने लोकल प्रशासन से, अधिकारियों से, लोकल पुलिस से कोई मदद नहीं ली, बल्कि CRPF की सिक्योरिटी इनके साथ मौजूद थी। कारोबारियों के घरों समेत कार्यालयों में भी इन्होंने पूरी तरह से छापा मारा है और कुछ अहम दस्तावेज भी इनके हाथ लगे हैं, ये भाजपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल ये किया है कि इसमें 2 से 3 कारोबारी ऐसे भी हैं जो कि मुख्यमंत्री के काफ़ी गहरे मित्र हैं और आखिरकार राजनीतिक संरक्षण उन्हें अभी तक क्यों दिया जा रहा था। तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा की अवैध राशि एक कारोबारी के खाते में मिली है, तो आखिरकार किसका संरक्षण मिल रहा था, कौन इन्हें सपोर्ट कर रहा था, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री सुक्खू को देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कारोबारी उनके करीबी मित्र हैं जिनके पास आपत्तिजनक दस्तावेज एक तरह से मिले हैं। ये लगातार भाजपा की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि 18 महीने में सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, कोई भी बेहतरीन काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, दिन दिहाड़े गोलियां हिमाचल प्रदेश में मारी जा रही हैं और इसके अलावा
जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पीछे सिविल ड्रेस में सीआईडी की टीम भेजी जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है और इस तरह से निगरानी रखी जा रही है कि प्राइवेट गाड़ी का नंबर था, सिविल ड्रेस में वो पुलिस जवान थे जिन्हें भाजपा प्रत्याशी के पीछे लगाया गया था। जीना मुश्किल कर दिया गया है भाजपा के कुछ नेताओं का, प्रत्याशियों का, ये भी आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है और मुख्यमंत्री से ये इस सवाल का जवाब मांगा है कि आखिरकार जो कारोबारी थे उन्हें कौन संरक्षण दे रहा था, क्या राजनीतिक संरक्षण में ऐसी गतिविधियों को ये अंजाम दे रहे थे जो कि इस तरह के आपत्तिजनक दस्तावेज इनसे मिले हैं। अब हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है, नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ये भी जयराम ठाकुर की ओर से आज बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। सिर्फ जयराम ठाकुर नहीं बल्कि 2 पूर्व मंत्रियों की ओर से भी यहाँ मोर्चा खोल लिया गया है, जिसमें एक तो पिछली सरकार में मंत्री थे सुखराम चौधरी और दूसरे सुधीर शर्मा थे जो कि पहले कांग्रेस की सरकार में ही मंत्री रह चुके हैं। अभी क्योंकि सुधीर शर्मा भाजपा में जा चुके हैं और बतौर भाजपा प्रत्याशी ही इन्होंने चुनाव जीता भी है और दोनों पूर्व मंत्रियों की ओर से ये मोर्चा खोल लिया गया है, जिसमें इनका कहना है जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे ये प्रत्येक दिन सवाल उठाएंगे, इस पर विरोध करेंगे, नौबत आई तो प्रदर्शन भी करेंगे कि आखिरकार किसका संरक्षण इन कारोबारियों को दिया जा रहा था जिनके पास करोड़ों रुपए मिले हैं। और अब जाकर इसकी जांच हुई है। दरअसल सवाल यहाँ सुधीर शर्मा ने ये भी उठाया है कि आपत्तिजनक निष्कर्ष निकला है अवैध खनन के मामले में और एक व्यक्ति के खाते में 8 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है जो कि अवैध बताई जा रही है, अवैध नकदी है और मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के नियमों को ताक पर रखा गया और तब जाकर उन्हें टेंडर दिए गए हैं। तो आखिरकार इतने बड़े फैसले कैसे लिए गए, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की भी इसमें पूरी संलिप्तता है, इस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए। ये जनता भी जानना चाहती है, विपक्ष भी जानना चाहता है। ये बात यहां सुधीर शर्मा की ओर से कही गई है और सुखराम चौधरी का ये कहना है कि लगातार कांग्रेस की ओर से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया गया है, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद मित्र हैं वही इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं और आखिरकार अभी तक इनसे कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई है कांग्रेस की ओर से भी, या फिर मुख्यमंत्री सुखू के गहरे मित्र हैं तो उन्होंने भी इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, अपने इन मित्रों से सवाल क्यों नहीं किया और किसका इन्हें संरक्षण मिल रहा था जो लगातार इनकी ओर से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। ये तकरीबन 10 से 12 के करीब कारोबारी थे, इसमें स्टोन क्रशर मालिक भी थे और आभूषण से जुड़ा कारोबार करने वाले व्यापारी भी थे। तीसरा शराब के ठेके भी इन कारोबारियों के थे। छापे इनके घरों पर भी पड़े हैं, कार्यालयों पर भी पड़े हैं और उसके बाद जो दस्तावेज ईडी के हाथों लगे हैं तो उस पर विपक्ष की ओर से दावा ये हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये हैरानी भरा मामला अब हो चुका है जिस तरह के दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। जल्दी ही इनसे पूछताछ होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई भी हो। अब यहाँ विपक्ष तो मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा है लेकिन सवाल का जवाब आया है और ये राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से दिया गया है। मुख्यमंत्री का अभी इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है लेकिन संयुक्त प्रेस वार्ता आज बुलाई गई थी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से। जगत सिंह नेगी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि जो ईडी की जांच हुई है ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा की ओर से, प्रदेश में भी और सेंटर में भी। इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों को ठीक उपचुनावों से पहले यहां पर भेज दिया गया। पहली मर्तबा हिमाचल में ऐसा हुआ है कि उपचुनाव होने वाले हों और कुछ कारोबारियों के घर पर छापे पड़ गए और इस बात को भी यहां जगत सिंह नेगी ने नकारा है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े ये कारोबारी हैं इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी पार्टी से जुड़े ये कारोबारी हो सकते हैं और ये भी यहाँ संभव है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से ये ना जुड़े हो। लेकिन उपचुनावों से पहले कारोबारियों के घरों में पहुंचना, कार्यालयों में पहुंचना, वहां के स्टाफ को परेशान करना, ये तरह तरह के हथकंडे भाजपा की ओर से अपनाए जा रहे हैं ताकि वो चुनाव जीत सके। जो उपचुनाव हो रहे हैं ये भी भाजपा की ही देन है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि ये षड्यंत्र पूरी तरह से भाजपा ने रचा था ताकि कांग्रेस की इमेज को खराब किया जा सके। उन कारोबारियों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है जबकि वो तो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं जहां उनकी इच्छा होगी। तो कांग्रेस के साथ ही ये उन्हें जोड़ने की पूरी तरह से चर्चा क्यों हो रही है और लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 से 4 कदम उन्होंने ऐसे ही उठाए हैं जिससे शर्मसार प्रदेश को होना पड़ा है, यहाँ के नेताओं को होना पड़ा है। पहले इन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति की, यह आरोप लगाया है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष पर कि पहले खरीद फरोख्त की राजनीति को अंजाम दिया, फिर उसके बाद निर्दलियों को प्रलोभन दिया, फिर इस्तीफा देने पर उन्हें मजबूर किया और अब उसके बाद जब ये दिल्ली गए थे तो दिल्ली से जैसे ही वापस आए इनके पीछे पीछे ईडी की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई। और अगर भाजपा का इसमें हाथ नहीं है तो फिर क्यों ईडी की आई हुई
टीम को लेकर उन्होंने व्यवस्था की थी पानी से बाहर निकालने के लिए। ये दरअसल स्टोन क्रशर के पास मामला सामने आया था, जहां खड्ड और नदी के बीच जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था और ईडी की टीम वहीं फंस गई थी। फिर बड़े वाहन के द्वारा ईडी की टीम को वहां से निकालने का प्रयास हुआ था। तो ये व्यवस्था भी भाजपाइयों की ओर से ही की गई थी टीम को पानी से बाहर निकालने की। ये बात भी आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही है। यहां से संकेत मिलते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र भाजपा का ही था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ही ईडी को लाए हैं। ये बड़ी बात मंत्री ने कही है। मंत्री का ये आरोप है, हालांकि जैसा कि एक चीज हम कह रहे हैं कि जो पूर्व में 2 मंत्री रह चुके हैं या नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी हैं, लगातार मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं और सवाल का जवाब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दिया है, जहां उन्होंने पूरा ठीकरा ही भाजपा पर फोड़ दिया है कि ये भाजपा का ही षड्यंत्र था, सिर्फ कांग्रेस की इमेज खराब करने की कोशिश हुई है चुनावों के दौरान। देखिए, होशियार सिंह यहां अपने ही बयान पर फंस गए हैं और ये बात सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि आम जनता भी कह रही है। आज राजस्व मंत्री की ओर से भी स्टेटमेंट दी गई है कि जो होशियार सिंह ने दिन दिहाड़े ही गोली मारने की धमकी दी है, इससे हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। भाजपाई पूरी तरह से प्रदेश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं और यहां पुलिस जवानों पर गोली चलाने की बात हुई है तो कार्रवाई होशियार सिंह पर होनी चाहिए। ये भी मांग अब राजस्व मंत्री उठाते हुए नजर आ रहे हैं। होशियार सिंह ने दरअसल हाल ही में एक वीडियो में ये बात कही थी कि अगर ये सीआईडी के लोग अभी भी उनका पीछा करते हैं तो अपने सीआरपीएफ के जवानों से वो उन पर गोली चलवा देंगे। अब यही बात कांग्रेस ने पकड़ ली है कि वो कैसे गोली चलवाने की बात पुलिस जवानों पर कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे थे और होशियार सिंह इसमें घबरा क्यों गए? सीआईडी के लोग ही तो उनके पीछे लगाए गए थे। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पूरे मामले में बवाल तब मचा था जब होशियार सिंह के बाद उनकी बीवी का भी वीडियो वायरल हुआ था और उनकी बीवी काफी ज्यादा भावुक हो गई और उन्होंने ये भी कहा कि उनका पीछा छोड़ दिया जाए, उन पर रहम खाए। मुख्यमंत्री सुखू वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती हैं, उनकी बेटियां जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं तो पुलिस की पूछताछ का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हर जगह पुलिस को उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। घर के बाहर से लेकर उनके कार्यालय तक हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही इन दिनों उन्हें देखने के लिए मिल रही है। तो आखिरकार एक पूर्व विधायक पर इतनी ज्यादा निगरानी क्यों? देखिए, मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत की ओर से कार्यालय खोल दिया गया है। ये सांसद संवाद केंद्र इन्होंने मंडी सदर में खोला है और साथ ही साथ लोगों को ये कहा है कि मंडी से संबंधित जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल इसी मंडी सदर कार्यालय में अपनी शिकायत और समस्या लेकर उनके पास आ सकते हैं। कुछ लोग जो कुल्लू मनाली के रहने वाले हैं वो उनके मनाली के घर पर भी आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उनके पास आधार कार्ड हो और चिट्ठी भी हो। और जो लोअर बेल्ट के लोग हैं वो सरका घाट वाले घर में अपनी शिकायत और समस्या लेकर उनके पास आ सकते हैं। यानी कि एक नहीं 3 ठिकाने हैं। कार्यालय मंडी सदर में ही खोला गया है, लेकिन बाकी जगहों पर उनका घर है, मनाली में भी और सरका घाट में भी, तो इसलिए उनके घरों पर भी शिकायत लेकर लोग पहुंच सकते हैं। उनका वहां स्वागत होगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा। जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा कंगना रनौत की ओर से किया जाएगा। ये दावा आज कंगना ने किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जैसे कि केंद्र से जुड़े बड़े कार्य होते हैं, सड़क निर्माण की बात है या फिर आयुष्मान योजना, जल योजना को लेकर कोई भी आपत्ति आ रही है तो उसका निपटारा ये करेंगी। लेकिन विधायक स्तर या पंचायत स्तर के काम अगर उनके पास लाए जाएंगे तो वो पूरा नहीं कर सकती है। खैर, ये बात लाजमी सी भी है क्योंकि सांसद हैं तो जो बतौर सांसद कार्य वो कर सकती हैं या जो जिम्मा उनके पास है, दायरा एक क्योंकि इसमें भी रहता है, वही कार्य वो करने वाली हैं। तो इसलिए कोई भी केंद्र से जुड़े कार्य होंगे उन्हें करने में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली है, एक तरह से आगे आएंगी और बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करने वाली है। ये दावा आज उन्होंने अपने सांसद संवाद केंद्र में किया है। देखिए, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, ये नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा और जब गोल्डी बराड़ का नाम लेते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी याद आता है। लॉरेंस बिश्नोई वही है जिस पर आरोप लगाया गया था कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले का मर्डर उसी की गैंग ने किया है और गैंग में ये गोल्डी बराड़ भी मौजूद है। देखिए, फिलहाल एक अधिकारी को जिला ऊना में धमकी आई है इसी गैंगस्टर की ओर से। सभी जानते हैं, अगर ऊना के बनगढ़ में स्थित जेल की बात करें, वहां पंजाब और बाहरी राज्यों से जुड़े कई गैंगस्टर्स हैं जो ट्रायल पर चल रहे हैं। विभिन्न गैंग से जुड़े आरोपियों को वहां पर रखा गया है। इसी के संदर्भ में जो जेल में तैनात अधिकारी है उसे धमकी दी गई है इसी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की ओर से और जिसके बाद वहां पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों को भी पुलिस जवानों की ओर से सुरक्षा दी जा रही है क्योंकि बहुत ही खतरनाक नाम है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई एक तरह से बेस्ट फ्रेंड्स आपस में माने जाते हैं। हालांकि अभी लॉरेंस बिश्नोई भी काफ़ी सारे विवादों में चल रहे हैं और उसी बीच ये गोल्डी बराड़ का नाम एक बार यहाँ भी सामने आया है। कई जेलों में ये पहरा अभी फिलहाल बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे, पुलिस को पूरी तरह से अभी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि गैंगस्टर्स का
धमकी देना, गैंगस्टर्स की दखल अंदाजी करना ये कोई छोटी बात नहीं है और पंजाब में कई बड़ी हत्याएं इस वजह से हो चुकी हैं। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या देखिए कितनी बेरहमी से की गई थी। तो यहाँ से सबक लेने की आवश्यकता है, इसीलिए पुलिस फिलहाल अभी सतर्क है और काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरत रही है। अब वोटिंग परसेंटेज पर आना चाहेंगे। ये 5 बजे तक की रिपोर्ट हमारे पास आई है, जिसके मुताबिक देहरा में 63% वोटिंग हुई थी, हमीरपुर में 65% वोटिंग हुई थी और नालागढ़ में सबसे ज़्यादा 75% वोटिंग हुई थी। आप सभी जानते भी हैं, देहरा से मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही है और भाजपा के कैंडिडेट वहां पर होशियार सिंह है, जिनका अभी 2 दिन पहले ही वीडियो वायरल हुआ था और इसका एक इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। जिस तरह से गोली मारने की धमकी उन्होंने उसमें दी है पुलिस जवानों को, इसे गलत ठहरा रही है कांग्रेस। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि जीना हराम कर दिया गया है भाजपा प्रत्याशी का और उनकी धर्मपत्नी का भी। तो वीडियो का जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है आम लोगों पर और बिल्कुल ये रिजल्ट में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा हमीरपुर की बात करें तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा है और जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो आशीष शर्मा है, जो कि पहले निर्दलीय विधायक थे और अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त नालागढ़ में केएल ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बाबा हरदीप माफ़ी चाहेंगे, जो केएल ठाकुर है वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और जो बाबा हरदीप है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे वोटिंग परसेंटेज से जुड़ी। और दूसरी ओर भाजपा को देखिए काफ़ी ज़्यादा डर भी सता रहा है भीतरघात का, क्योंकि बहुत सारे नेता भाजपा के नाराज चल रहे हैं। जैसे निर्दलियों को यहाँ पर क्योंकि टिकट का दावेदार बना दिया गया। अभी बहुत सारे नेताओं की ओर से तैयारी की जा रही थी इन उपचुनावों को लेकर भी, और जो पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी, क्योंकि यही देखने में आया जब 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे लोकसभा चुनावों के साथ, तो उस वक्त भी उन्हीं लोगों को टिकट दी गई जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। लेकिन जो भाजपा के नेता थे, कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे या उम्मीद लगाकर बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और जिसके बाद यहाँ 4 सीटें उपचुनावों की भाजपा हार भी गई थी। सिर्फ 2 सीटों पर इनकी जीत हुई है। इसके बाद अब देखिए जो 3 उपचुनाव हुए हैं, यहाँ भी फिलहाल ऐसा ही देखने में आया है। रमेश चंद्वाला जी काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। बाकी की 2 सीटों पर भी बगावती सुर भाजपा की ओर से सामने आए हैं, जिन्होंने इसी बात पर नाराज़गी जताई कि जो निर्दलीय थे और जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और फिर भाजपा में जिन्होंने ज्वाइनिंग की, फिलहाल उन्हें ही प्रत्याशी बना दिया गया। जो पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने सेवक थे पार्टी के, उन पर कोई गौर नहीं किया गया है, उनकी एक तरह से अनदेखी हुई है। अब लाजमी सी बात है, जो पार्टी से टिकट को लेकर दावा जता रहे थे, उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं उनके साथ ही जाने वाले हैं। तो ये कि बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। उपचुनावों में भी भाजपा को हुआ था, हालांकि इस बार किस तरह का रिजल्ट रहता है। पिछले उपचुनावों में तो क्योंकि भीतरघात काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला, हर सीट पर ही देखने के लिए मिला। लाहौल स्पीति में भी रवि ठाकुर की इसी वजह से हार हुई थी, क्योंकि डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी है, स्थितियाँ तो कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें रुकना होगा रिजल्ट तक, आखिरकार क्या परिणाम सामने आते हैं। देखिए जो महिलाएं हैं वो ड्रोन दीदी बनेगी और ये केंद्र की योजना लागू की जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, कमेटी का गठन भी हो गया है। कृषि सचिव इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो महिलाएं कृषि से जुड़ी हुई थी, एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाओं की अगर बात करें, तो अब इन्हें ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा, ड्रोन दीदी योजना में इन्हें लाया जाएगा। इससे इनका रोजगार भी बढ़ेगा। तकरीबन 15,000 महिलाएं हैं जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कंपनीज को हायर किया जाएगा। कमेटी का गठन हो चुका है आगे की प्रक्रिया पूरा करने के लिए और क्लस्टर स्तर पर इस योजना पर काम किया जाएगा। एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चालक के पद पर नौकरी कर रहा था, सरकारी कर्मचारी था और खुद को ही इसने चाकू मार दिया है। गंभीर रूप से घायल हुआ है, फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है और वहां ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की और वो भी खुद को चाकू से इसने मारने की कोशिश की है। देखिए पहला ज्ञापन कंगना रनौत के पास आ गया है। ये दरअसल मुंबई से ज्ञापन पहुंचा है सांसद कंगना रनौत के पास और मुंबई में जो एसोसिएशन है, हिमाचल के लोग जो वहाँ पर रहते हैं, मुंबई एसोसिएशन के नाम से ये सामने आए हैं। इनका ये कहना है सीधी ट्रेन हिमाचल से मुंबई के लिए चलाई जाए ताकि इन्हें भी राहत मिल सके। हिमाचल के कई जिलों के लोग क्योंकि मुंबई में बसे हुए हैं, कुछ एक नौकरी पेशे से संबंधित वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो कुछ एक का घर भी वहाँ पर अपना है, यानी कि अपना घर उन्होंने ले लिया है, लेकिन मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले हैं, तो बार बार उन्हें अप डाउन तो करना ही पड़ता है। इस वजह से सीधी ट्रेन चलाई जाए जिससे उन्हें राहत मिलेगी किराए में भी और वैसे भी, क्योंकि सीधी ट्रेन जब हिमाचल से मुंबई के लिए चलेगी तो बहुत सारे लोगों को उससे सुविधा मिलने वाली है। यहाँ से लोग घूमने के लिए भी फिर मुंबई जल्दी पहुँच सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल
वापस आएंगे शिमला और आज वो देहरा में ही थे। अब कैबिनेट बैठक पर आना चाहेंगे। हालांकि पिछले कल हमने आपको अधिकतर एजेंडास को लेकर जानकारी दे दी है। ये 12 जुलाई को क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। क्या आप जानते हैं बल्क ट्रक पार्क को लेकर भी इसमें चर्चा होने वाली है और जानकारी ये सामने आई है कि राज्य सरकार ने खुद को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने का फैसला लिया है, यानी कि हिमाचल सरकार ही इसमें पैसा लगाएगी। तो इस पर चर्चा होने वाली है कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और कार्मिक विभाग से जुड़े कई एजेंडाज लगने वाले हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग से यहाँ प्रस्ताव बनकर सामने आए हैं, जिसमें एक तो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, 245 के करीब इनके पद भरे जाने हैं। इस फैसले को लेकर यहाँ मंजूरी मिल सकती है। दूसरी बात करना चाहेंगे, एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत जो शिक्षक लगे हैं इन्हें रेगुलर करने पर भी सोच विचार इस कैबिनेट में होने वाला है। टीजीटी, जेबीटी और पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन होना है, इस पर भी मंजूरी दी जाएगी। ड्राफ्ट एक तरह से तैयार हो गया है भर्ती नियमों को लेकर। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार है और जो पटवारी हैं उन्हें स्टेट कैडर में डाला जाएगा। ये भी इस बार प्रस्ताव जा रहा है राजस्व विभाग की ओर से। पर्यटन विभाग की ओर से भी एक मामला जा रहा है, ये रोपवे को लेकर है। तो ये कुछ एक एजेंडाज हैं जो जा रहे हैं और बल्क ट्रक पार्क भी फिलहाल एजेंडा के तौर पर इसमें जुड़ गया है। सचिवालय में इन दिनों एजेंडा बनाने पर ही काम चल रहा है। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर भी एक अपडेट लाए हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की गई थी हाईकोर्ट में और राज्य सरकार की ओर से इसमें ये तर्क दे दिया गया है कि 16 जुलाई 2024 से पहले रिजल्ट घोषित करना संभव नहीं है, तब तक का इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट ने इस केस में फिलहाल कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन 16 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। तभी पता चल पाएगा कि अब कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में क्या निर्देश जारी किए जाते हैं। दरअसल सिंगल जज की जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये एग्जीक्यूशन पिटीशन वहां पर दायर हुई है, लेकिन तर्क जो सरकार की ओर से आया है उस पर कोई अगला ऑर्डर जारी नहीं हुआ है कोर्ट की ओर से। अब 16 जुलाई को अगली हियरिंग है, तभी देखना होगा क्या कुछ होता है। और सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि 16 जुलाई तक तो ये रिजल्ट घोषित करेंगे नहीं।